गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। लेकिन दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहूँगा, विशेषकर उन बच्चों को देना चाहूँगा जो अभी भी इस टाइम भी इतना समय निकलने के बाद भी, जुलाई भी निकल गया, लगभग अगस्त भी निकल जाएगा ऐसे, तो इतना समय गुजरने के बाद भी अभी भी वो भटक रहे हैं। कभी वो सोच रहे हैं किसी शिक्षक के साथ जूम ऐप पर जुड़ गए, तो कभी शिक्षक के साथ यूट्यूब पर, कभी यूट्यूब लाइव पर जुड़ रहे हैं, तो और यूट्यूब पर भी आप विभिन्न प्लेटफॉर्मों से पढ़ रहे हैं, कभी किसी चैनल पर पढ़े, कभी किसी चैनल पर पढ़े। तो इस प्रकार से यदि आप भटकते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो कोरोना केस हैं वो प्रत्येक दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है, प्रत्येक दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है, नए नए केस आ रहे हैं। तो इस वर्तमान हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे स्कूल हो सकता है 1-2 महीने नहीं खुला, हो सकता है लॉन्ग टाइम भी चला जाए। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, जो विद्यार्थी अब तक जितने भटक लिए बहुत है, लेकिन अब कहीं भी या तो आप यूट्यूब के किसी एक चैनल को पकड़ लो, या कोई शिक्षक जूम ऐप पर पढ़ा रहा है तो उसको पकड़ लो, या कोई गूगल मीट पर पढ़ा रहा है तो वहाँ आपको जो भी मीडियम मिल जाए आप सिंगल मीडियम पकड़ लो, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब नंबर 2 बात समस्या ये आ रही है बच्चों की कि सर मोबाइल से पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देखो, इससे टाइम स्थिति क्या है, आप ऑफलाइन की पढ़ नहीं सकते हो। तो वर्तमान स्थिति तो ये है कि देखो, स्थिति परिस्थितियाँ आती रहती हैं, तो आपको स्थिति परिस्थितियों के अनुसार ढलना पड़ेगा। स्थिति परिस्थितियाँ आपके अनुसार नहीं ढलेंगी, आपके लिए सुगम नहीं हो जाएंगी, लेकिन आपको उनके अनुसार ढलना पड़ेगा। तो वर्तमान स्थिति ऐसी है तो आपको ढलना पड़ेगा, आपको इसी प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। चाहे कोई भी एक मीडियम सेलेक्ट कर लो, चाहे आप यूट्यूब पर कोई एक चैनल पकड़ लो, विभिन्न चैनलों में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, और या फिर जूम ऐप, जो टीचर जूम ऐप पर पढ़ा रहा हो वहाँ सेलेक्ट कर लो। तो कहीं भी एक जगह स्थायी हो जाओ। यदि आप अब स्थायी नहीं हुए तो आपका जो निकट भविष्य है वो एकदम अंधेरे में है, आप ये मान के चलिए। और आप ये कहें सर ये समस्या आ रही है, मैं फ़ोन से देखने में, तो देखो समस्याएं तो ज़िंदगी का दूसरा नाम समस्या ही है या नहीं है? तो समस्याएं आती हैं, और समस्याओं को डिपेंड करता है कि आप किस लेने में लेते हो, समस्याओं को आप किस प्रकार से लेते हो। मानो तो मौजे, अन्यथा समस्या तो रोज है। होगी कि नहीं होगी? अरे बरसात में भरा हुआ पानी बच्चों के लिए एक क्रीड़ा क्षेत्र होता है या खेल क्षेत्र होता है, उनको आनंद आता है उसमें, लेकिन एक व्यक्ति के लिए वो बरसात का भरा हुआ पानी समस्या होती है कि नहीं होती है? लेकिन बच्चों के लिए वो समस्या नहीं है। तो इसी प्रकार जितनी भी समस्या है ना, मानो तो मौजे, समस्या तो रोज है। तो ध्यान रखना बच्चों, समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम कौन से देखने में आ रही होंगी मानता हूँ मैं, लेकिन इस समस्या कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है, तो हम केवल इसी से पढ़ सकते हैं। और मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए। और ये जरूरी नहीं है आप मेरे YouTube चैनल से पढ़ो, अरे मैं तो ये कह रहा हूँ जहाँ आपको बेटर मटेरियल मिले वहाँ पढ़ो, लेकिन एक जगह स्थायी जरूर हो जाए, अन्यथा फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ये अभी भी वक्त है, तो आप समझ सकते हो। तो हम तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। देखो, गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। तो इस सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा रिव्यू बता देता हूँ। जल्दी स्पीड में टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं, हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे उसमें, और हमें सेकंड चैप्टर की, या हम ये कह सकते हैं आपकी गाउस चाचा के नियम की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट चैप्टर के जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं उनको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? नंबर 1 स्थिर वैद्युति की परिभाषा पढ़ी थी। स्थिर वैद्युति की क्या पढ़ी थी? परिभाषा पढ़ी थी। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था? आवेशन की विधियाँ पढ़ी थी। आवेशन की विधियाँ पढ़ी थी। इसके बाद में बच्चों क्या पढ़ा था हमने? आवेशन की कितनी विधियाँ पढ़ी थी हमने? 3 विधियाँ पढ़ी थी। कौन कौन सी? घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ी थी, स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन पढ़ी थी, और नंबर 3 कौन सी पढ़ी थी? पीड़न द्वारा आवेशन। थोड़ा मैं स्पीड में पढ़ाऊंगी, पहले चैप्टर के केवल टॉपिक रिवाइज करा रहा हूँ, बाकी हम स्लो ही पढ़ेंगे।
तो देखो अब आवेशन की विधियां पढ़ी हमने, फिर हमने इसके बाद में क्या पढ़ा था, एक विद्युतदर्शी पढ़ा था। विद्युतदर्शी में क्या पढ़ा था हमने, आप विद्युतदर्शी क्या है, आवेशों को संसूचित करने वाला एक यंत्र है। तो यहाँ नंबर 3 क्या पढ़ा था हमने, विद्युतदर्शी पढ़ा था। अब इसके बाद नंबर 4 टॉपिक क्या पढ़ा था हमने, आवेशों के गुणधर्म पढ़े थे। विद्युतदर्शी के बाद हमने क्या पढ़ा था, आवेशों के गुणधर्म पढ़े थे। आवेशों के गुणधर्म कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 में नंबर 1 आवेशों की योज्यता, नंबर 2 आवेशों की निश्चलता, नंबर 3 आवेशों का क्वांटीकरण, नंबर 4 आवेशों का संरक्षण। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कूलॉम का नियम पढ़ा था। कूलॉम के नियम के बाद फिर क्या पढ़ा था हमने, कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। फिर कूलॉम नियम के सदिश निरूपण के बाद हमने क्या पढ़ा था, बहुल आवेशों में बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र और पराविद्युत पदार्थ भी पढ़ा था, पराविद्युतांक भी पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी हमने। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, द्विध्रुव। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, द्विध्रुव आघूर्ण। फिर द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। और जो अंतिम टॉपिक था वो हमारा क्या था, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड चैप्टर में क्या है, तो ये थोड़ा सा मैंने रिव्यू कराया है इस चैप्टर का। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा था बहुल आवेशों में मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। उसमें मैंने कुछ इस प्रकार से समझाया था कि एक निर्देश तंत्र है, माना कि एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। वाई अक्ष है, ऐसे कुछ इस प्रकार से आवेश हमने लिए थे कि नहीं लिए थे। माना कि Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q0 आवेश है, Q3 आवेश है, N आवेश है। इस प्रकार से हमने आवेश लिए थे। अब हमने इस Q0 आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण विद्युत बल ज्ञात किया था और एक विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात किया था। हमने बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात किया था, 2 डेरिवेशन किए थे इसके। और बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत बल, हमने ऐसा कुछ ज्ञात किया था। लेकिन वो कब ज्ञात किया था, ये आवेश में मध्य की कुछ दूरी हो, कुछ कैसी क्या हो, दूरी हो। तब हमने Q0 आवेश पर देखो इस प्रकार से हमने सभी कारण बल ज्ञात कर लिया था। Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल ले लिया, प्लस Q2 के कारण Q0 पर बल ले लिया, प्लस Q3 के कारण Q0 पर, फिर हमने प्लस Qn के कारण Q0 पर हमने इस प्रकार से बल ज्ञात कर लिया। लेकिन देखो अब समस्या कहाँ क्रिएट हुई कि यदि आगे चल के देखा गया कि जैसे माना कि मैंने ये परत ले ली, क्या ले ली, परत, और इसको मैंने आवेशित कर दिया, इसको बहुत सा आवेश दिया इसको, तो ये कितना आवेश लगी जितनी इसकी धारता होगी। धारता चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसको क्या दिया, इस परत को खूब आवेश दिया, तो आवेश इस परत पर वितरित हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आवेश इस परत पर क्या हो गया, वितरित हो गया। और हमने खूब आवेश दिया, इसका मतलब आवेश घनत्व भी कैसा है, बहुत अधिक है। आवेश बहुत समीप है, आवेश कहाँ है, बहुत समीप, आवेश कहाँ है, बहुत समीप। और इस परत को हमने इतनी बड़ी दिया है, अनंत आवेशित परत ले ली। कैसी ले ली, अनंत आवेशित परत। ये परत कैसी है, बहुत बड़ी है, अनंत आवेशित परत है। अब हमने जब ये परत ले ली तो इसके कारण अब हमें किसी बिंदु पर कूलम बल ज्ञात करना है, या हम ये कह सकते हैं किसी एक बिंदु आवेश पर कुल बल ज्ञात करना है। हाँ, तो आपके जितने भी थे हमने अलग अलग आवेश ले लिए, प्रत्येक आवेश को हमने क्या करते हैं, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को जोड़ दिया। अब यहाँ स्थिति क्या है, यहाँ जो आवेश है इसका मान क्या हो जाए, Q इनफाइनाइट, कितना हो जाए, n का मान कितना हो जाए, अनंत हो जाए। तो अब बताओ किसी बिंदु पर हमें विद्युत बल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपने तो अब तक यही पढ़ा है बहुल आवेश में मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। उससे हम क्या करते थे, प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु आवेश पर बल लेते थे, और प्रत्येक आवेश के कारण जो अलग अलग बल थे उन सभी को हम जोड़ देते थे। अब यहाँ जोड़ो, बताओ कैसे जोड़ोगे, यहाँ जितने भी आवेश है, आवेश ही अनंत है, आप अनंत पदों को कैसे जोड़ोगे, आप वो श्रेणी सीरीज से जोड़ देंगे। तो यहाँ अनंत पदों को जोड़ना, या हम ये कह सकते हैं कि अनंत आवेश है, उसके कारण प्रत्येक आवेश के कारण जब आप
विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करोगे, सभी को जोड़ोगे तो कितना मुश्किल काम है या नहीं है। तो ये क्या है हमारे लिए समस्या, ये क्या है हमारे लिए समस्या है या नहीं है। अरे इतनी अनंत आवेशित परत है, इसके कारण हमें किसी आवेश पर, इन्हीं में से कोई भी आवेश ले लो, उस पर हमें विद्युत बल ज्ञात करना है, तो हम बल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारे लिए एक समस्या हो गई। तो इस समस्या का समाधान क्या है, आपकी गाउस-चाचा का नियम। समस्या का समाधान क्या है, आपकी गाउस-चाचा का नियम है। तो यहाँ गाउस का जो नियम है जो आप इसकी इस समस्या का समाधान कर देगा, वो कैसे करेगा हम पूरे चैप्टर में इसी को पढ़ेंगे। अब देखो, अब यहाँ ये बात समझ में आ गई थी कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, गाउस ने अपना नियम क्यों दिया, गाउस का नियम कहाँ उपयोग में आता है। तो ध्यान रखना, जो गाउस है, गाउस के अनुप्रयोग में क्या आएगा, गाउस के अनुप्रयोग में यही आएगा कि हम अलग अलग वस्तुएं लेंगे, कभी रेखीय आवेशित तार ले लिया, उसको अनंत आवेशित कर दिया, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ऐसे हमने कोई एक चालक परत ले ली या अचालक ले ली, उसको क्या कर दिया हमने, अनंत आवेशित कर दिया, उसके कारण हमें किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र। फर्स्ट चैप्टर में आप केवल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ाया, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। फर्स्ट चैप्टर में आपने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ाया, और उसके आधार पर यदि किसी निकाय में अनेक आवेश उपस्थित हैं, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश उपस्थित हैं, तो उन सभी के कारण लगने वाले अलग अलग बलों को आपने क्या किया था, जोड़ दिया था। लेकिन यहाँ अनंत आवेश है, तो यहाँ ऐसे जोड़ने से काम नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ तरीका अलग होगा, थोड़ा सा तरीका अलग हुआ। तो इसी समस्या का समाधान क्या था, गाउस का नियम था, और गाउस के नियम की सहायता से, गाउस के नियम की सहायता से हम इस समस्या को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अर्थात हम अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, या हम ये कह सकते हैं अनंत आवेशित कोई परत है, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, या कोई आयतन वाली वस्तु है, जैसे माना कि गोला ले लिया, गोला क्या है, अनंत आवेशित है, तो उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये इसके क्या हो जाएंगे, अनुप्रयोग हो जाएंगे। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग समझ में आ गया कि अनुप्रयोग के अंतर्गत क्या आएगा, तो ये 4-5 डेरिवेशन आ जाएंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, एक बात ये है, गाउस का जो नियम है वो आधारित है फ्लक्स पर, इस पर आधारित है, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। तो गाउस का नियम है वो फ्लक्स पर आधारित है, तो ये निश्चित रूप से हमें पहले फ्लक्स पढ़ना ही पड़ेगा। गाउस का नियम किस पर डिपेंड करता है, विद्युत फ्लक्स पर। तो हमें पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, विद्युत फ्लक्स। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आवेशों का वितरण पढ़ेंगे कि आवेश किस प्रकार से वितरित होते हैं। आपने किसी वस्तु को आवेश दिया, हो सकता है आपने एक तार को आवेश दे दिया, हो सकता है आपने एक परत को आवेश दे दिया, हो सकता है आपने एक घन या घनाभ ले लिया, उसको क्या कर दिया, आवेशित कर दिया, या आपने कोई गोला ले लिया, उसको क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। तो इस प्रकार आपने जो आवेश दिया है उसको हम अलग अलग विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स, क्या पढ़ेंगे, सतत आवेश वितरण, फिर क्या पढ़ेंगे, गाउस का नियम, फिर क्या पढ़ेंगे, गाउस के अनुप्रयोग। अनुप्रयोगों में आपको बता चुका हूँ कि रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, परत के कारण विद्युत क्षेत्र, और घन या घनाभ या गोला कोई भी हो उसको आवेशित कर दिया जाए तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे। तो सेकंड चैप्टर की पूरी थीम समझ में आनी चाहिए। सेलेक्टेड टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, नंबर 2 सतत आवेश वितरण, नंबर 3 गाउस का नियम, नंबर 4 गाउस के नियम के अनुप्रयोग। आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं विद्युत फ्लक्स। तो हम सेकंड चैप्टर का सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स। पहला टॉपिक विद्युत फ्लक्स है, तो समझ लेते हैं विद्युत फ्लक्स क्या है। तो विद्युत फ्लक्स जब भी समझ में आएगा जब आपको फर्स्ट चैप्टर की आपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ी होंगी, और नहीं पढ़ी हो तो इस वीडियो को यहीं पॉज करो, पहले विद्युत क्षेत्र रेखा देखो, इसने पढ़ी है तो वो कंटिन्यू लगे। तो विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, देखो विद्युत फ्लक्स क्या है। अगर मैं सामान्य सी बात करूँ तो विद्युत फ्लक्स कोई हमारे पास एक क्षेत्रफल दिया हुआ है, कोई क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्षेत्रफल, और उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी गुजर गई, उसे क्षेत्रफल वाली वस्तु से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी गुजर गई, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है। विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। लेकिन इसको प्रॉपर रूप से परिभाषित कैसे करना है, देखो कि कोई हमारे पास एक परत दी हुई है, जैसे माना कि
ये बुक है, ये आप इसको परत मान लो ऐसे करके, ये परत है, तो इसको कोई आवेश इधर रखा हुआ है जिसके कारण क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, क्षेत्र रेखाएं ऐसे आ रही हैं, तो इस परत से जितनी संख्या में क्षेत्र रेखाएं निकल जाएंगी, कौन सी क्षेत्र रेखाएं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्षेत्र रेखाएं भी आप दो प्रकार की पढ़ोगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो अभी हम केवल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात कर रहे हैं। तो कोई भी आवेश है या आवेश का स्रोत है, कोई भी आवेशित परत हो सकती है, कोई भी आवेश का स्रोत है जिससे क्या निकल रही है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये जो पृष्ठ है, इससे जितनी संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल जाएंगी, वो क्षेत्र रेखाओं की संख्या इस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ और बना लेते हैं इस चित्र को ऐसे ही। तो माना कि ये क्या है? परत है जिसे क्या कर रही है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या कर रही है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। माना कि प्रारंभिक अवस्था में हम इसको 90 डिग्री पर रख लेते हैं। कितने डिग्री पर? मैं पृष्ठ को 90 डिग्री पर रख रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं किसको 90 डिग्री पर रख रहा हूँ? पृष्ठ को। तो ये पृष्ठ इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 का। आपको ऐसे नहीं लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली आप देख सकते हो। प्रैक्टिकली आप ऐसे देख सकते हो, ये कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 का हो गया। तो ये पृष्ठ के साथ 90 का, किसके साथ? पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का। लेकिन मैं दो शब्द कह रहा हूँ, एक तो क्षेत्रफल होगा, एक हुआ क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। वो कौन सा? क्षेत्रफल अल्पांश। क्षेत्रफल अल्पांश कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। अगर उसकी दिशा की बात की जाए, माना कि ये कोई पृष्ठ है, जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा की बात की जाए, तो दिशा कहाँ होगी? क्या रखना? दिशा पृष्ठ के सदैव लंबवत होगी। क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के सदैव कैसी होगी? लंबवत होगी। तो इसके लंबवत क्या होगी? क्षेत्रफल सदिश की दिशा। मान लीजिए हमने अल्पांश दिया है तो क्या आ जाएगा? ds वेक्टर। या अल्पांश नहीं दिया तो आप क्या कहोगे इसको? s वेक्टर। s मीन सरफेस हो गया, या आप a वेक्टर कह सकते हो, एरिया हो गया, मतलब क्षेत्रफल। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल में गलती करती है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि पृष्ठ है, पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण ले लेते हैं, जबकि ध्यान रखना न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण की। क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण की। तो यहाँ क्षेत्रफल सदिश जो होगा, इस पृष्ठ की कैसा होगा? ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ की कैसा होगा? लंबवत होगा। कैसा होगा? लंबवत। पृष्ठ के लंबवत क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश। जैसे अगर मैं बात करूं, ये बुक है, इसका ये एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसके लंबवत ऐसे क्षेत्रफल सदिश होगा। इसके लंबवत ऐसे क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो क्षेत्रफल सदिश सदैव के सदैव कैसा होगा? लंबवत। तो यहाँ अगर देखा जाए, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश s वेक्टर के मध्य कोण कितना है? 0 डिग्री है। अरे 0 है या नहीं है? इधर ही विद्युत क्षेत्र है, इधर ही क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। तो आप कहोगे पृष्ठ के, या ये पृष्ठ के ये विद्युत क्षेत्र कैसा है? पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र लंबवत है, ये क्षेत्रफल सदिश के समांतर है। या कोण कितना है? 0 है या नहीं है? तो अब हम देख लेते हैं, इसको प्रॉपर रूप से परिभाषित कर लेते हैं। जो आपको परिभाषा लिखनी होती है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है? तो देखो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है? ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से, ये पृष्ठ हो गया, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, वो कैसे गुजरेंगी? यहाँ स्थिति क्या है? लंबवत। यहाँ स्थिति क्या है? लंबवत है या नहीं? तो विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। कौन सी क्षेत्र रेखाएं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फाई से। इसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम फाई से।
बट यहाँ एक समस्या ये है कि फाई ये तो विद्युत फ्लक्स है, लेकिन आप 7वां चैप्टर पढ़ोगे वहाँ आप चुंबकीय फ्लक्स पढ़ोगे, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर करना है। यहाँ इलेक्ट्रिक ई लगा दें, विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ विद्युत फ्लक्स को किससे व्यक्त करेंगे, फाई ई, किससे व्यक्त करेंगे, फाई ई से व्यक्त करेंगे। वहाँ किससे व्यक्त करेंगे, जो चुंबकीय फ्लक्स आएगा उसको किससे व्यक्त करेंगे, फाई बी से, ठीक है, उसको वहाँ पढ़ लेंगे। अब देखो फाई, अब बात आती है इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया जाए, इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ माना कि कोई आवेश स्रोत है, क्या है, आवेश स्रोत, तभी तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेंगी, और यहाँ कोई आवेश होगा तभी विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेंगी। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ धनावेशी आवेश क्षेत्र रेखा निकलती हैं, अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, तथा ऋणावेश पर क्षेत्र रेखा समाप्त होती हैं, लेकिन अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं। और यदि हम दोनों विपरीत आवेशों की बात करें तो हमने कैसे बनाया था कि क्षेत्र रेखा धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो क्षेत्र रेखा इस प्रकार से आएंगी, परस्पर क्या हो जाएंगी, प्रतिकर्षित हो जाएंगी। तो ये मैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं गुणधर्म में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ कोई आवेश स्रोत है, माना कि धनावेश प्लेट ले लो कोई, और उससे क्या निकलेंगी, क्षेत्र रेखा निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, निकलेंगी कि नहीं। अब यहाँ जो फाई है, अगर हमने यहाँ इसको कम आवेश दिया है तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होगी। यदि हमने उसको और आवेशित कर दिया, क्या कर दिया, और आवेशित कर दिया, क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि, क्योंकि क्षेत्र रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। क्षेत्र रेखाओं गुणधर्म में मैंने आपको ऐसा कुछ पढ़ाया था, इसको हमने क्या कर दिया, और आवेशित कर दिया, तो ये क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि होगी कि नहीं होगी। अरे आवेश के परिमाण में वृद्धि होगी तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। वृद्धि होने के इसका मतलब सीधा सा स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत फ्लक्स है किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र पर। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये वो भी किसके, इसके क्या होगा, समानुपाती होगा। ई वेक्टर कैसा होगा, समानुपाती। बात समझ में आ गई कि नहीं। आवेश के परिमाण में वृद्धि हो रही है, अर्थात विद्युत क्षेत्र के मान में वृद्धि हो रही है, तो विद्युत फ्लक्स के मान में भी वृद्धि हो रही है। इसको और आवेशित करो, और आवेशित करो, और क्षेत्र रेखा बढ़ा दो। इसका मतलब विद्युत फ्लक्स समानुपाती किसकी है, विद्युत क्षेत्र की। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब बात आती है कि और किस चीज पर डिपेंड कर रहा है विद्युत फ्लक्स, और किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। अब एक बात बताओ, ये जो परत है, अगर हम इस परत को छोटा कर दें तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। इस परत को मैं इतना छोटा सा कर दूंगी, इसको मिटा दो बिल्कुल पूरी तरह, तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी, कम। क्षेत्रफल को कम करने पर क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम। अरे पहले कितनी गुजर रही थी, अब कितनी गुजर रही है, 1 2 3, लगभग ये भी 4। पहले संख्या कितनी थी, अब संख्या कम हो गई, अर्थात क्षेत्रफल कम करने पर संख्या क्या हो रही है, उसकी कम हो रही है। और क्षेत्रफल और बढ़ा दिया जाए तो उससे गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और वृद्धि हुई इसका मतलब विद्युत फ्लक्स है क्षेत्रफल में भी निर्भर कर रहा है, फिक्स हो गया है। निर्भर कैसे कर रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ रही है, कम हो रहा है तो कम हो रही है, अर्थात समानुपाती हो गया। तो विद्युत फ्लक्स किसके समानुपाती हो जाएगा, फाई की समानुपाती। एस कह लो, एस मतलब सरफेस, सरफेस सतह हो जाएगी, या एरिया कह सकते हो, ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों को क्या लिखना है, कम मान लिखना है, दोनों को मिला के लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनता है, देखो। तो यहाँ फाई इक्वल क्या हो जाएगा, एक तो ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र समानुपाती है, यहाँ क्या आएगा, ई वेक्टर आएगा डॉट एस वेक्टर। तुम्हारा फॉर्मूला क्या आएगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स अभी हमने देखा है कि विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के दो समानुपाती तथा उसके जो क्षेत्रफल है, जो पृष्ठ उसमें रखा हुआ है, उसके क्षेत्रफल के भी कैसा है, समानुपाती। तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर यहाँ फॉर्मूला आपका आ गया। तो फाइबल क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब यहाँ डॉट आदेश गुणन हो रहा है तो वो एक अन्य राशि पर भी निर्भर करेगा, ये वो अभी देखो अपने आप निकल के आ जाएगी, रट्टा नहीं लगाना है, अपने आप वो निकल के आ जाएंगे।
ये क्षेत्र रेखा एक बड़ी परत बना लो। तो यहाँ जो डॉट है इसको हटाओगे तो क्या आएगा, फ्रॉम 11th क्लास, आपने 11th क्लास में पढ़ा है अदिश गुणन और सदिश गुणन, जब डॉट हटता है तो कॉस आता है और क्रॉस हटता है तो साइन आता है। तो यहाँ डॉट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ क्या रख दो, फाई ई इक्वल ई एस कॉस थीटा। अब यह एक नई राशि और आ गई थीटा, कोण भी एक नई राशि आ गई। तो अब देखते हैं क्या ये कोण पर भी वास्तव में निर्भर करेगा, तो ये वास्तव में कोण पर भी निर्भर करेगा। अब देखो यहाँ कोण कौन सा लेंगे, हाँ जहाँ ये थीटा क्या है, विशेष बात यहाँ थीटा कौन सा कोण है, क्या ये पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के मध्य बना कोण है या क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य बना कोण है। तो ध्यान रखना ये क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य बना कोण है। बात समझ आ गई कि नहीं। अब ये जब पृष्ठ लंबवत है तो क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, समांतर होगा, अर्थात थीटा इक्वल 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ जब 0 रखोगे आप तो cos 0 का मान 1 होता है, तो फाई ई कितना आ जाएगा, ई एस अर्थात अधिकतम होगा। तो पृष्ठ जब एक समान विद्युत क्षेत्र में जब लंबवत रखा होगा तो सबसे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी नहीं। अरे फाई का मान कैसा होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, तो अधिकतम विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। अब बात आती है कि इसको क्या कर दो, परत को थोड़ा सा ऐसे झुका दो, क्या कर दो, झुका दो। तो ये क्षेत्रफल सदिश है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे जाएगा। अरे हमने इसको इतना झुका दिया तो ये भी कहाँ चला जाएगा, नीचे जाएगा कि नहीं आएगा। इसको क्या कर दो, झुका दो। इस तरह तो हमने क्या कर दिया, झुका दिया। और जैसे ही हमने इसको झुकाया तो क्षेत्रफल जो सदिश है उसके मध्य भी तो कोण बनेगा। तो ये कोण में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये थीटा के मान में क्या हो गई, वृद्धि। कोण बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। आप कहोगे सर हमने तो प्लेट को झुकाया है कोण कम हो रहा है। मैं प्लेट का मतलब कोई परत, तो मैं उस परत तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उसमें जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उसकी जो लंबवत सदिश है उसके तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य कोण की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जब हम इसको ऐसे झुकाएंगे तो ये भी थीटा कोण पर आगे बढ़ जाएगा, अर्थात कोण के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ जैसे कोण के मान में वृद्धि होगी तो अब एक बात बताओ, प्रैक्टिकली आप देख सकते हो ये लंबवत, ये बुक लंबवत है तो उसे क्षेत्र रेखाएं अधिकतम गुजरेंगी। जब इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो ऊपर से जाने वाली क्षेत्र रेखाएं थी वो इससे गुजरेंगी क्या, नहीं गुजरेंगी। इसको ऐसे जैसे ऐसे करता जाऊंगा, ऐसे करते उसके इससे गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या आती जाएगी, कमी आएगी कि नहीं आएगी। और जैसे मैंने को ऐसे कर दिया तो कोई क्षेत्र रेखा नहीं गुजरी, इसके कैसा हो गया, समांतर हो गया। ये तो काफ़ी मोटी बुक है तो आपको लगेगा सर यहाँ से गुजर जाएंगे, इसको बहुत एकदम पतली ले लो तो इससे क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेंगी। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे कोण के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आप वो सही कि पृष्ठ से कोण के मान कमी नहीं हो रही, इसके क्षेत्रफल सदिश देखो, क्षेत्रफल सदिश लगा लो, क्षेत्रफल सदिश इसके समांतर जैसे ही क्षेत्रफल जा रहा है ऐसे ये जो वस्तु है झुकती आ रही है, कोण के मान में कमी हो रही है, ऐसे क्षेत्रफल सदिश के मान में वृद्धि होती आ रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसकी कोण के मान में क्या हो रही है, वृद्धि। तो कोण के मान में वृद्धि के साथ साथ विद्युत फ्लक्स के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। आप वो सर ये समानुपाती है, फाई समानुपाती कॉस थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थीटा का मान जब 0 से 90 की ओर जाते हैं, 0 से कहाँ जाते हैं 90 की ओर, तो 0 पर तो 1 होता है, 90 पे 0 होता है। इसका मतलब बताओ क्या होगा, अरे 1 और 0 कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समानुपाती में कम बना कर रहा हूँ, समानुपाती है। लेकिन यहाँ थीटा का मान 1 से कहाँ जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, तो कॉस थीटा का मान कम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि उसका मान 1 से कहाँ तक है, 0 की ओर है। जब 0 डिग्री से थीटा का मान 90 डिग्री तक बढ़ता है, कहाँ तक बढ़ता है, 90 डिग्री तक बढ़ता है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, तो उसका जब कॉस थीटा ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 1 से 0 की ओर जाएगा, कम हुआ कि नहीं हुआ।
तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, ई एस कोस थीटा। यहाँ मान ऑटोमेटिक रखते जाओ, थीटा का मान यदि बढ़ेगा तो विद्युत फ्लक्स है उसके मान में कमी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अब एक स्थिति ये आती है कि समांतर हो गया, तो तल क्या हो गया, क्षेत्ररेखाएं, क्षेत्ररेखाओं का तल कैसा हो गया, समांतर हो गया, अर्थात क्षेत्रफल सदिश कैसा हो गया, लंबवत हो गया। और लंबवत हो गया तो cos 90 का मान कितना हो गया, 0 हो जाएगा। अरे cos 90 का मान कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, 0। तो निरंतर क्षेत्ररेखाओं की संख्या क्या हो गई, 0। तो जब इसको ऐसा कर दिया जाए तो क्षेत्ररेखा की संख्या 0 ही रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यदि हमने इसको अल्पांश ले लिया, क्या ले लिया, ये तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, यदि हमने इसमें थोड़ा सा अल्पांश ले लिया, क्या ले लिया, अल्पांश। तो अल्पांश को किससे व्यक्त करते हैं, क्षेत्रफल अल्पांश को किससे व्यक्त करेंगे, ds वेक्टर से। तो हम ज्ञात कर चुके हैं फाई ई, विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये हम ज्ञात कर चुके हैं। अब बात आती है यदि हम क्षेत्रफल थोड़ा सा ले लें, अल्प ले लें, अल्पांश ले लें, उसका क्या ले लें, अल्पांश ले लें, तो उससे घेरने वाली क्षेत्रिकाओं की संख्या भी कम होगी, अल्पी होगी, होगी कि नहीं होगी, अर्थात हम इसको डिफरेंशियल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो अवकलन हम क्या पदों में व्यक्त करेंगे, हम इनको डी फाई ई, इसको क्या लिखेंगे, डी फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्षेत्रफल भी कैसा हो गया, अल्प हो गया कि नहीं हो गया। अब इन दोनों पक्ष में क्या कर दो, समाकलन कर दो। समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब जब इसका समाकलन किया जाएगा तो क्या आएगा, अरे इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल होता है एक्स, तो इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल क्या होगा, फाई ई, होगा कि नहीं होगा। इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स होता है तो इंटीग्रेशन डी फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो यहाँ फाई ई इक्वल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अगर बात आती है कि आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा है, आवेश कहाँ रखा है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर, तो वो पृष्ठ कैसा है, वो आवेश उस पृष्ठ से परिवर्तक घिरा हुआ है। तो हाँ, हम जो समाकलन करते हैं वो क्लोज इंटीग्रल करते हैं, कैसा करते हैं, बंद समाकलन करते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा एक अलग सिंबल होता है, इसमें केवल ऐसे लगा दो क्लोज इंटीग्रल, इसमें क्या लगा दो, क्लोज कर दो, बंद कर दो, गोला सा लगा दो, तो इसको कहेंगे क्लोज इंटीग्रल। तो क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया, इसको याद कर लेना। फाइकल क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या आप कह सकते हो डी फाइकल क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, या आप क्या कह सकते हो, फाई ई इक्वल होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब यहाँ भी आप डॉट को हटा दो तो कॉस लगा दो, यहाँ भी आप क्या कर दो, फाई ई इक्वल कितना आएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, वेक्टर हट जाएंगे, डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद करनी है। अब बात आती है कि जो फाई है, विद्युत फ्लक्स है, वो कैसी राशि है। मैं कह रहा हूँ विद्युत फ्लक्स क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या मतलब संख्या है, अदिश राशि होगी, डेफिनेटली होगी कि नहीं होगी। तो ये कैसी राशि है, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि। अब इसके विमा की बात कर लेते हैं, विमा और मात्रक की बात कर लेते हैं। तो देखो पहले तो इसका मात्रक ही देख लेते हैं। इसका मात्रक क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र का होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको ऊपर लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे, प्रति कूलम, नीचे लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे, कूलम कैसे लिखते हैं ना। ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। इसका मात्रक है ये विद्युत फ्लक्स का। एक अन्य मात्रक और होता है, लेकिन वो आप भी समझ में आएगा तीसरे चैप्टर में, विद्युत विभव वाले में, वोल्ट इंटू मीटर। लाल इसका क्या लगा लें, रट्टा लगा लें, और समझना चाहें थोड़ा समझा भी देता हूँ, तीसरे चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। देखो
वोल्ट इंटू मीटर और होता है। विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर। कैसे होता है कि यहाँ मात्रक क्या है, इधर आएगा तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन क्या है, बल का मात्रक होता है कि नहीं होता है। तो आप विद्युत विभव पढ़ोगे, V पर क्या होता है, W/Q। फिलहाल याद कर लो, विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V का क्या होता है, W/Q। आप इसको किलोवाट परीक्षण आदि से लिख सकते हो। तो W/Q क्या होता है, V होता है। अब यहाँ से V पर क्या आ जाएगा, अरे कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो F.dx या x कर लो, F.x होगा कि नहीं होगा, अपॉन Q0। यहाँ से F इक्वल क्या आ जाएगा, V इंटू Q0 अपॉन x। ये तो किसका मान आ गया, बल का आ गया। अब यहाँ न्यूटन की क्या रख दो, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट। इसका क्या हो जाएगा, कूलम अपॉन मीटर। तो इसका कितना हो जाएगा, वोल्ट। अरे विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, इंटू कूलम अपॉन एक्स क्या है, विस्थापन है तो मीटर हो जाएगा। मीटर ही किसकी जगह रखा है हमने, न्यूटन की जगह रखा है। तो अब यहाँ क्या रखते हैं, इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम है तो कूलम। आपको थोड़ा लेंथी लगेगा, जरूरी नहीं आप डायरेक्ट रखा लगा लेना, वोल्ट इंटू मीटर। तो उसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। इससे ये कट गया, कितना बचा यहाँ, ऊपर मीटर बचा, कूलम से कूलम कट गया, तो वोल्ट इंटू मीटर। देखो सॉल्व करो, आ गया कि नहीं आ गया। थोड़ा डीपली जाए लेकिन फिर भी आप डार्ट क्या करो, वोल्ट इंटू मीटर। विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या है, वोल्ट इंटू मीटर। तो समझ लो, देख लो कैसे आया है, स्क्रीनशॉट ले लो लेना चाहें तो। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, इसकी विमा की। इसकी किसी बात कर लेते हैं। वैसे विमा आपने लेवल में खूब पढ़ रखी है, फिर भी कर लेते हैं। वैसे कराना तो उचित नहीं है क्योंकि आप 11 में पढ़ चुके हो, 11 में बहुत धुरंधर हो, 11 में फिजिक्स में आप कैसे हो, बहुत धुरंधर हो। अब तो न्यूटन क्या है, बल है। बल की विमा क्या होती है, m1L1T-2, m1L1T-2। मीटर की कितनी हो जाएगी, L2 हो जाएगी। मीटर उसकी है तो L उसकी हो जाएगी। अब इसकी क्या हो जाएगी, T1 A1। अब इसकी विमा जीत होगी। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व कर दो। न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है, तो बल की विमा क्या होती है, m1L1T-2। ये मीटर स्क्वायर है तो दूरी को L से विमा के लिए L प्रयुक्त करते हैं, तो यहाँ L स्क्वायर हो जाएगा। ये आवेश है, आवेश की विमा आपने टा पढ़ा है, खूब पढ़ा है कि नहीं। तो यहाँ अब इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो करो सॉल्व। यहाँ देखो m इफेक्टेड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो m 1 ही रहेगा। L Q हो गया, T ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो T-3, और A ऊपर जाएगा तो A-1। ये इसकी क्या आ गई, विमा। तो विमा समझ में आ गई कि नहीं, विमा कितनी आ गई, देखो m1 की m1 रहेगा, L3 हो जाएगा, और T-2 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो T-3, और A जब ऊपर जाएगा तो T-1। तो ये विद्युत फ्लक्स की क्या हो गई, विमा हो गई। तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसकी ये विमा होती है, और इसका ये क्या होता है, मात्रक होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो आपको विद्युत फ्लक्स कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, सतत आवेश वितरण की। तो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर देते हैं।